हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग ज्योमेट्री भी पढ़े हैं और बहुत सारे अरिथमेटिक के भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कुछ चैप्टर कर भी लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस बात को एक बार ध्यान से सुनिएगा और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, उन लोगों को बताइएगा कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए मैथ्स का एसएससी में एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, जो सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके हर एक चैप्टर वाइज अलग अलग दे दिया है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि एक चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेने से उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। उस चैप्टर में भी किरण बुक का खासियत यह है कि उस चैप्टर में भी टाइप वाइज दिए हुए हैं। अगर आप एक बार में ट्रायंगल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ट्रायंगल से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको एक टाइप में मिल जाएगा। स्क्वायर से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको एक टाइप में मिल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किरण 10,500 का जो बुक है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे तैयारी में, हमारे एसएससी के एग्जाम के तैयारी में। और अगर आप एसएससी का मैथ कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके लिए रेलवे का मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और ज्यादा टाइम को हम व्यतीत ना करके चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा। वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन नंबर टाइप 4 से हम लोग करेंगे। टाइप 4 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन बनाने का सबसे सही तरीका यह होता है कि आप क्वेश्चन को, अगर प्रैक्टिस सेशन में है आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ करके समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको आप निकाल लीजिए और क्या हमसे उसमें से पूछा है वो आप पूरी तरीका से समझ लीजिए। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है, एक किसान के पास समलंब आकार की जमीन है। किसान जो है उसके पास समलंब आकार की एक जमीन है जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 2.56 गज तथा 3.44 गज तथा समांतर भुजाओं के मध्य लंबात्मक दूरी 1.44 गज है। जमीन को जोतने का, जो खेती करते हैं तो जोता जाता है, जमीन को जोतने का जो व्यय है वो 1800 रुपये प्रति वर्ग गज है। तो पूरी जमीन को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च होगी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है, किसान के पास एक जमीन है, वो जमीन किस आकार का है, वो जमीन समलंब आकार का है। तो समलंब का फिगर ऐसे बनाते हैं हम लोग। समलंब में 2 पैरेलल साइड होते हैं और 2 अनपैरेलल साइड होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा समलंब आकार का किसान के पास ये जमीन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 2.56, इसका 2.56 है और इससे बड़ा ये है तो 3.44, ये इसका लंबाई है। ठीक है, तथा समांतर भुजाओं के मध्य लंबात्मक दूरी 1.44 है। ये लंबाई हो गया, लंबात्मक दूरी 1.44 है, 44 गज है। तो जमीन जोतने का व्यय 1800 रुपये प्रति वर्ग गज है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ग गज का कीमत 1800 रुपया है। एक वर्ग गज का कीमत 1800 रुपया है। तो इस पूरे प्लॉट को जोतने में कितना खर्च बैठेगा, ये हमसे पूछा है। तो पूरे प्लॉट को एरिया निकालेंगे हम लोग। एक गज का दाम उतना लग रहा है, तो जितना एरिया होगा उतना से उसमें गुना कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा पूरा खर्च। ठीक है, तो समलंब आकार के चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पे एक बार फिर से लिख देते हैं आज। समलंब
चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 इंटू हाइट इंटू समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग, ये होता है समलंब आकार का चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए आप यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है और दोनों भुजा समानांतर भुजाओं भी दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक वर्ग गज का कीमत है 1800 रुपया, तो जितना क्षेत्रफल निकलेगा उसमें हम 1800 रुपये से गुना कर देंगे तो मेरा टोटल कितना खर्च बैठेगा वो निकल जाएगा, और वही तो हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू 1.44 एच का रख दिए वैल्यू, हाइट है ये, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो 6 4 10, शून्य हाथ में 1, 5 4 9 1 10 की शून्य हाथ में 1 शून्य, 3 2 5 1 6, यानी इंटू 6.00 आ जाएगा, ये कट जाएगा 3 से, ठीक है। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। ये इधर गुना हो जाएगा 1.44 एक से गुना होगा तो इतना ही आएगा। इससे हम जब गुना करेंगे 1.44 इंटू 3, ये हमारा निकल के आ गया है क्षेत्रफल। क्या निकल के आ गया है? टोटल क्षेत्रफल। अभी हम इसको गुना नहीं किए हैं क्योंकि गुना कर देंगे तो फिर डेसिमल में ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, हमको इसको आसान बनाना है, ठीक है। तो अब बताइए एक वर्ग गज की कीमत, एक वर्ग गज की कीमत 1800 रुपया वो हमसे ले रहा है, ठीक है, और पूरा क्षेत्रफल हमारा इतना आया है, तो इतना क्षेत्रफल का कितना खर्च होगा, तो इसमें हम 1800 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम डेसिमल अगर हटाएंगे तो देखिए नीचे 2 जीरो आएगा, यहाँ एक डेसिमल था उस डेसिमल को हम हटाएंगे तो डेसिमल के बाद दो अंक है तो नीचे भी 2 जीरो लेके आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 18 तिया कितना हो जाएगा? 54, 18 तिया 54, 144, ये हो गया 144 इंटू 54, इतना हो गया। ये हमारा निकल रहा है टोटल व्यय, मतलब खर्च, कितना खर्च मेरा बैठेगा। आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ हम 1.44 था पहले, इंटू 3 हमारा क्षेत्रफल निकला था, उस क्षेत्रफल में एक वर्ग गज की कीमत 1800 रुपये लग रहा था, तो टोटल कितना खर्च निकालना था, तो हम टोटल क्षेत्रफल गुना 1800 कर देंगे तो मेरा निकल जाता। यहाँ पॉइंट था, डेसिमल को हटाने के लिए हम नीचे 100 लगाए, 100 से 100 काट दिए, 18 गुना 3 कर दिए, 18 तिया 54, यहाँ डेसिमल हटाएं तो 144 हो गया। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो गुना करना कैलकुलेशन है। अगर आप ऑप्शन में चेक कीजिएगा, आप तो सबसे पहले यहाँ से यूनिट डिजिट देख लीजिए, 4 चौ 16, तो जो आंसर में रहेगा उसके लास्ट में एकदम 6 होना 110% है, 110% अंदर 6 होगा उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में, तो 4 चौ 16। तो अब देखिएगा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में, जहां पे मेरा लास्ट में 6 है, तो मेरा एग्जैक्ट आंसर वही होगा। हम गुना करने से यहाँ पे बच गए कि नहीं, बहुत सारा टाइम बचा लिए, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 7776, ये आ जाएगा मेरा खर्च रुपया में, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। और अगर यही 6 किसी और ऑप्शन में 2 3 3 ऑप्शन में होता तो हमको पता नहीं चलता कि मेरा आंसर सही वाला कौन सा है, तो फिर हमको लास्ट में थक हार के गुना ही करना पड़ता एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। हम फिर देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 को रीड करते हैं। इसमें एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा बड़े विकर्ण के लंबाई के वर्ग का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए, एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण जो है वो दूसरे विकर्ण का 70% है, ठीक है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, फिर उस समचतुर्भुज को हमको निकालना है क्षेत्रफल,
तथा उसका जो बड़ा विकर्ण होगा उसके लंबाई का स्क्वायर, वर्ग का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है, मान लीजिए ये हो गया हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। तो इस समचतुर्भुज में एक दो डायगोनल होगा ही होगा, एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। तो ये हो गया डायगोनल नंबर 1 और ये हो गया डायगोनल नंबर 2। अगर डायगोनल नंबर 1 डायगोनल नंबर 2 का 70% है, मान लीजिए कि डायगोनल नंबर 2 100% है, बोल रहा है ना कि दूसरे विकर्ण का 70% है। अगर ये 100 है तो ये 70 होगा। डायगोनल 1 और 2, डायगोनल 2 हमको लेंथ पता चल गया, ठीक है। हमसे पूछा है इसका एरिया, एरिया समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण, बड़ा विकर्ण इसका कौन हो गया 100 वाला, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, दिखने में बड़ा विकर्ण ये लग रहा है, ये डायगोनल 2 कर दीजिए इसको, ये डायगोनल 1 हो जाएगा। अब ये डायगोनल, हाँ ये डायगोनल छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात और बड़े विकर्ण के वर्ग का अनुपात, बड़े विकर्ण के वर्ग अनुपात में क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण के वर्ग का अनुपात क्या होगा, यही हमसे पूछा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा, d1 कितना है मेरा 70 और d2 कितना है मेरा 100, तो ये कितना से कट जाएगा 35, ठीक है। 35 गुना 100 हमारा, 35 गुना 100 हमारा आ गया है क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल को ऐसे ही लिखते हैं 35 गुना 100 कर देंगे तो 3500 हो जाएगा। हो सकता है आगे मेरा कैलकुलेशन हार्ड हो जाए, इसीलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इज टू, यही तो हमसे अनुपात में पूछा है, इज टू बड़े विकर्ण के वर्ग का। तो इन दोनों में बड़ा विकर्ण कौन है, ये 70 है, ये 100 है, तो बड़ा ये हो गया, तो ये 100 है, तो 100 का वर्ग, 100 का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है, तो 100 गुना 100। देखिए एक 100 से 100 कट गया, ठीक है। ये कटेगा 5 से 7 × 35, ये कटेगा 5 से 20 × 100, यानी 7:20 मेरा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके बड़े विकर्ण के वर्ग का अनुपात निकल के आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें बताया है दी गई आकृति में PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें PM पैरेलल है SN का, NR बराबर है 9 सेंटीमीटर, PS बराबर है 12 सेंटीमीटर, QM बराबर है NR तथा NR बराबर है SN। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस टाइप की आकृति है जिसमें बोल रहा है ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। उसके बाद बोला है PM पैरेलल है SN का, PM पैरेलल है SN का, यानी PM ये वाला, SN ये वाला, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि NR बराबर 9, ये 9 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है PS बराबर 12, ये हो गया हमारा 12। जैसे जैसे बोल रहा है उस वैसे वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। PS बराबर 12, QM बराबर NR, QM बराबर NR, अगर NR 9 है तो QM भी 9 होगा क्योंकि ये दोनों का लेंथ बराबर है, QM बराबर NR है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तथा NR बराबर SN, NR बराबर SN 9, जितना NR का लेंथ है उतना ही SN का लेंथ होगा क्योंकि NR बराबर SN। ये सारा चीज हमारा गिवन था, ये सारा डाटा हमारा गिवन था। तो अब इसका पूछ रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हाइट और उसके दो पैरेलल साइड, दो समानांतर साइड का योग, योग मतलब सम चाहिए, उसका जोड़ चाहिए। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख चुके हैं, तो डायरेक्ट बनाते हैं 1/2 इंटू
हाइट इसका कितना हो जाएगा, इसका हाइट 9 है, ठीक है, 9 गुना इसका सम, देखिए अब निकालेंगे नीचे वाला साइड, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां से यहां तक ये 12, यहां से यहां तक क्या, ये भी 12, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 12 12 24, इधर भी 9 जुटेगा, नहीं तो आप इसको पूरा लेंथ जोड़ लीजिए ये तीनों को, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 8 20 1 21, 21 और 9 30, 30, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू हाइट, हाइट मेरा निकल गया है 9 गुना समानांतर भुजाओं का योग, तो ऊपर 12 नीचे 30, कितना हो गया 42, ठीक है, ये कट गया 21 से, तो कितना हो गया क्षेत्रफल 21 गुना 9, ये हो जाएगा 9 9 दूनी 18, 189, 189 सेंटीमीटर में तो दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, क्षेत्रफल जो निकलता है वो वर्ग में जाता है, ठीक है। तो 189 आ गया आपका आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24, एकदम डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछा है 24 में, जिसमें पूछा है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 18 मीटर और तथा 24 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल कितने वर्ग, देखिए कीड़ा तंग कर रहा है, थोड़ा सा इसको हटवा देते हैं, हट जाएगा वो, चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 24 में एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 18 मीटर तथा 24 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। देखिए ये समलंब हुआ, ठीक है, इसके समांतर भुजाओं की लंबाई एक का 18 मीटर है और एक का 24 मीटर, यदि उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 12 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये समलंब आकृति, समलंब चतुर्भुज का आकृति है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बताएं 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया 12 गुना दो समानांतर भुजाओं का योग, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 4 8 12, हाथ में 1 2 1 3 1 4, ठीक है, फिर ऐसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 21 से, ठीक है, इतना हो गया आपका। तो आपका निकल के आ जाएगा 12 गुना 21, 12 गुना 21 252, लास्ट में तो यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे, जिसमें 2 है वो आंसर हो जाएगा 252, ये हो गया मेरा इतना वर्ग मीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण है, समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक बड़े और एक छोटे, छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है, जो उसका भुजा है ना समचतुर्भुज का, उसका जो लंबाई है उसी के उसका बराबर है, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये है समचतुर्भुज, ठीक है, ये है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं दोस्त, ये हो गया छोटा वाला और ये हो गया हमारा बड़ा वाला, ठीक है। अब पहले भी बता चुके हैं कि जिस समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बना कोण 90 डिग्री का होता है और वो दोनों आपस में अपने को जिस बिंदु पे मिलते हैं, इस पॉइंट से दोनों विकर्ण आपस में बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं, ये हो गया इसका फैक्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करेंगे। एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण, जो छोटा विकर्ण है उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है, इसका जो भुजा है ना उतना ही इसका लंबाई है, और यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 6 6, तो इसका छोटा वाला विकर्ण का भी जो लंबाई है वो 6 है। अगर ये 6 होगा तो इधर 3 होगा, इधर 3 होगा, क्योंकि बराबर होगा, ये इस पॉइंट से
दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाता है, तो पूरा विकर्ण का लंबाई 6 हुआ, तो ये 3 3 6 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उस प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर ये है, तो विकर्ण का भी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गया। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एक और समबाहु त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी भुजा समचतुर्भुज के, इस समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। यानी जितना इसका बड़ा वाला विकर्ण का लंबाई होगा वो इस समबाहु त्रिभुज का एक भुजा का लंबाई होगा। क्लियर हो गया। यहां पे पॉइंट है कि इस समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण की लंबाई जितनी होगी वही लंबाई इस समबाहु त्रिभुज के भुजा की होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, बात को समझ गए होंगे। अब देखिएगा आप कि 90 डिग्री के सामने वाला, यहां से देखिएगा अगर इसको ऐसे लिखते हैं, फिगर को काट करके सीधा बनाते हैं तो ये इस टाइप का फिगर है। इसको फिगर को हम यहां से क्रॉप करके अगर निकाले हैं तो ये 90 डिग्री है दोस्त, और इसके इधर ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालने के लिए करेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है। ये देखिए 90 डिग्री के सामने 6 है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, इस फिगर को क्रॉप करके निकालेंगे दोस्त, तो थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। जो फिगर को क्रॉप किए हम, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो वैल्यू है 6 है, 90 डिग्री के सामने वाला वैल्यू 6, और ये होता है हाइपोटेनस। इसके बगल वाला 3 ये होता है बेस, और इस पे जो खड़ा होता है वो होता है परपेंडिकुलर, ये होता है लंब। तो हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं, एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, रूट अंडर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया रूट अंडर 27। ये निकल गया 27। ये निकला कौन 27, रूट अंडर 27 ये निकला। तो जब ये रूट अंडर 27 यहां से यहां तक निकला है, तो ये भी रूट अंडर 27 होगा। तो पूरे बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, बड़े विकर्ण की लंबाई, यहां पे लिखते हैं बड़े विकर्ण की लंबाई हो गया 2√27, 2√27, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम निकाले हैं इतना का वैल्यू रूट अंडर 27, तो इतना भी बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा रूट अंडर 27। और जब पूरे बड़े विकर्ण का वैल्यू हम देखेंगे तो रूट अंडर 27 2√27। ठीक है, तो पूरे बड़े विकर्ण, यही बड़े विकर्ण की लंबाई के बराबर इस समबाहु त्रिभुज का भुजा है, यानी 2√27 ये भी है। ठीक है, अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। ए हमारा होता है त्रिभुज का साइड, त्रिभुज का भुजा। तो आगे देखेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 2√27 गुना 2√27, स्क्वायर मतलब एक ही चीज को 2 बार गुना, तो ये 2 दूनी 4, 4 से 4 मेरा कट गया। √27 इंटू √27 होगा, तो ये 27 हो जाएगा, तो 27 ये दोनों गुना होगा, तो √27 इंटू √27 जब करेंगे हम तो सिर्फ 27 हो जाएगा, इंटू √3 बच जाएगा। ये मेरा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस त्रिभुज का 27√3, जो है मेरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा यदि उसके विकर्ण की 12 सेंटीमीटर और चौरस 14 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का दो विकर्ण, डायगोनल नंबर 1 12 सेंटीमीटर, डायगोनल नंबर 2 14 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज में दो विकर्ण होता है, समचतुर्भुज का
आपको सारा चीज बता दिया गया है, पता होगा आपको। तो देखिए अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू, लिख देते हैं, सम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2। तो 1/2 इंटू डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2, 7 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। ये सब क्वेश्चन बनाने लायक नहीं था, आप लोग बनाइए, ठीक है, हल्का हल्का है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, एकदम पढ़ाई से मतलब रखते हैं, आते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली सोल्व करके, क्योंकि ज्यादा बात करना मतलब समय का बर्बादी है, समझ गए। जो जरूरी बात होता है वो बता दिया जाता है स्टार्टिंग में या लास्ट में, और बीच में कोई बकवास नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दी गई आकृति में PQRS एक चतुर्भुज है। यदि थोड़ा सा क्वेश्चन सेट कर लेते हैं, हाँ, यदि QR बराबर 18 सेंटीमीटर है तथा PS बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये है फिगर जैसे है वैसे बना लेते हैं। ये है हमारा फिगर, आपको अच्छा से दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ फिगर है, और यहाँ पे जो एंगल है वो है 150, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो है 60, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो वो है एंगल वो है 60, ठीक है। ये है PQRS, और बता रहा है कि PS बराबर 9, इसको ब्लू मार्कर से लिखते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे एकदम अच्छे से समझना है इसको। PS बराबर 9, QR बराबर 18 है, QR बराबर 18 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। इतना दिया हुआ है और इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? आप सबसे पहले इस फिगर को देखने के बाद आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ गिवन है ना, कोई फिगर का नाम है कि कौन से टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल है कि कोई फॉर्मूला हिट कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल दिया हुआ है, तो चौथा एंगल तो हम निकाल सकते हैं, एक का लेंथ दिया हुआ है और दूसरे का लेंथ दिया हुआ, तो किस तरीका से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हमको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से नीचे से सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 150 60 60 है, यानी 60 + 60 120, और यहाँ पे हो गया 150 + 120 270, 360 होने के लिए हमको 90 चाहिए, तो यानी जो यहाँ जो होगा वो हमारा हो गया 90 डिग्री, यहाँ जो हो गया दोस्तों वो हो गया हमारा 90 डिग्री। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे कि इस आकृति के बेसमेंट पे 2 60 डिग्री का कोण है, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ऐसा काम करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं यहाँ पे M, ठीक है। तो MQR में, इस ट्रायंगल MQR में ध्यान से देखेंगे कि 2 एंगल 60 60 का है, तो ये एंगल 60 का होगा कि नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल, 2 एंगल 180 होते हैं, तो ये 60 ये 60 120, तो ये 60। अब जैसे ही तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए हैं, उसी तरीका से इसका तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। ये 18 है तो ये 18, ये 18 है तो ये 18, तीनों साइड इसका आपस में 18 18 हो जाएगा। और जैसे ही तीनों एंगल और तीनों साइड आपस में बराबर हो गए,
तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस समबाहु त्रिभुज में से, इस पूरे समबाहु त्रिभुज में से अगर यहां से जो नया ट्रायंगल हम बनाए हैं उस ट्रायंगल का एरिया निकाल के घटा दें तो क्या मेरा इस बचे हुए पार्ट का एरिया नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, एकदम निकलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि हम इस फिगर में पूरे त्रिभुज MQR, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज MQR का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। MQR का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला हिट करेंगे, √√3/4 मतलब साइड का स्क्वायर। साइड है हमारा 18 गुना 18, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 9, यानी 9 9 जा 81√3, 81√3। ये आया हमारा इस समबाहु पूरे MQR त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है, MPS का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें, MPS का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो मेरा ये पूरा निकल जाएगा कि नहीं? पूरा MQR में से MPS का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दें तो PQRS का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम निकालेंगे MPS का क्षेत्रफल कैसे। आपको पता है कि इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर इतना दूर 90 है तो इतना दूर भी 90 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद देखिएगा अब हम इस फिगर को कट करके निकालते हैं। यहां पे ये 90 है और अगर ये 60 है और ये 30 हो जाएगा कि नहीं? तो ये अपने से 30 हो जाएगा। देखिए ये तो एक स्ट्रेट लाइन हुआ, यहां तक 150 है तो यहां 30 हो जाएगा 180। एक रेखीय कोण पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब देखिए ये हम फिगर इसलिए निकाले हैं कि इसमें हम अनुपात निकालते हैं अपना। तो ये 90 डिग्री, 60 के सामने वाला √3 और ये 1 और ये 2 होता है, ये होता है रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे 60 के सामने वाला √3 है, √3 है तो √3 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 9। √3 यहाँ रेशियो में इसका भुजा का साइड √3 होगा, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट लेंथ दिया हुआ है 9। तो √3 के लिए 9 है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 9/√3। अब √3 नीचे आ गया तो नीचे 3 तो हमको अच्छा लगेगा नहीं, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 9√3/3, ये कट जाएगा यानी 3√3। यहाँ पे देखिए 1 के लिए आ गया 3√3। तो यहाँ पे मेरा सामने है, यहाँ देखिएगा 60 के सामने 9 तो वैल्यू दे दिया, ठीक है। यहाँ 30 के सामने 1 है तो यहाँ 30 के सामने 1 है तो यहाँ का भी वैल्यू आ जाएगा 3√3। 1 तो इतना दूर से इतना दूर तक 3√3। अब यहाँ पे निकल गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट, बेस और हाइट। तो त्रिभुज MPS का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू इसका बेस क्या हो गया? हो जाएगा 3√3 मान लीजिए, और ये हो गया 9 सिर्फ, तो ये हो जाएगा 27√3/2। ये निकल के आया है MPS का एरिया। अब मेरा है एरिया 81√3 माइनस 27√3/2। हम बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज का एरिया माइनस करेंगे। 81 PQRS के एरिया के लिए, PQRS के एरिया के लिए हम MQR में से, त्रिभुज MQR का क्षेत्रफल में से MPS का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, MPS का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो यहाँ हो गया 81√3 माइनस 27√3/2। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1, नीचे LCM लेंगे 2, 81 2 8 दूनी 16, 162√3 माइनस 27√3। इसको माइनस कीजिएगा आप तो
तो ये आ जाएगा 135√3/2। ये मेरा हो गया PQRS का क्षेत्रफल, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे करना कुछ नहीं था, इसका क्षेत्रफल निकालना था, तो हम इसको आगे बढ़ा दिए और आगे बढ़ाने के बाद MQR का क्षेत्रफल पहले निकाल लिए। MQR मेरा समबाहु त्रिभुज निकल गया 81√3। ठीक है, अब MPS में 90, 60, 30 राइट एंगल ट्रायंगल, 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला √1 और 90 के सामने वाला 2, ये इसका साइड का अनुपात है। तो √3 = 9 था, तो √3 के लिए 9, तो 1 के लिए 9/√3 हो गया। रेशनलाइज करके 1 का वैल्यू निकाल लिए 3√3। यहाँ था 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 3√3। तो यहाँ से मेरा निकल गया बेस, यहाँ से निकल गया मेरा हाइट, यहाँ से निकल गया इस समबाहु राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। और राइट एंगल PQRS का निकालने के लिए MQR में से MPS माइनस कर दिए, तो मेरा निकल गया आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 84 वर्ग सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसके अन्य विकर्णों की लंबाई क्या होगी। देखिए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में 2 विकर्ण होते हैं, D1 = दिया हुआ है 7, एक विकर्ण की लंबाई, और इसका D2 हमसे पूछा है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 84 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × D1 × D2, ये होता है। तो देखिएगा, क्षेत्रफल हमारा 84 है, क्षेत्रफल की जगह 84 रख दिए। 1/2 × D1 है कितना 7 × D2 हमसे तो पूछा ही है। ठीक है, ये हो गया। तो ये आ जाएगा इधर गुना, तो 2 × 84 = 7D2, ये लिख सकते हैं। ये इधर गुना हो गया, 7 × 1 7 × 7D2। तो D2 = हम लिख सकते हैं 2 × 84, ये था तो ये डिवाइड में आ जाएगा 12 × 7 = 84, 12 दूनी 24। D2 का जो लेंथ होगा वो 24 हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखें, ये समचतुर्भुज है, ठीक है, ये इसका छोटा विकर्ण हुआ, ये इसका बड़ा विकर्ण हुआ। जिस पॉइंट पे मिला 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ये दोनों बराबर बराबर भागों में बटेगा, डायगोनल एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटता है जिस बिंदु से मिलता है। ठीक है, तो इसका एक विकर्ण का लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर, तो छोटा वाला 6 होगा, तो ये 3 होगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया। तो ये दूसरा 8 है, तो ये 4 होगा, तो ये 4 होगा। 90 डिग्री 3 4 5 का ट्रिपलेट, ये 5। समचतुर्भुज का सारा भुजा बराबर 5 5 5 5 5 5 5 5 20। इसका परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप के लिए सभी साइडों को, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। 20, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका 20 हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, यदि एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब समलंब मतलब ये वाला आकृति, और इस आकृति में समानांतर भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब इसका हाइट कितना होगा, h बराबर कितना होगा। तो
तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू हाइट, हाइट ही तो हमसे पूछा है, h मान लेते हैं, इंटू दोनों समानांतर भुजाओं का योग 18। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 54 इंटू इक्वल टू 1/2 यानी h, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहीं पे काट लेते हैं 9। ठीक है, 9 दूना 18 तो 9h हो गया, 9h, तो h इक्वल टू हो जाएगा 54/9, ये हो जाएगा 9 छक्का 54, यानी हाइट इक्वल टू आ गया 6। इस समलंब चतुर्भुज का हाइट 6 होगा जब क्षेत्रफल इसका 54 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज आपको टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 31 से लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे निवेदन है, अगर ये आपके लिए यूजफुल हो रहा है, अगर ये सेशन किरण मैथमेटिक्स 10,500 का इस चैनल्स के द्वारा आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए लाभदायक है, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा तैयारी में बूस्टअप मिले, उनको मदद मिले। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।